सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2026 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू भी हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या वो खास बात होने वाली है, तो दरअसल इसके अंतर्गत जो खास बात ये है कि अब तक कचरे का जो निस्तारण होता था, यानी कचरे का जो पृथक्करण होता था, उसको करने के लिए अमूमन आप देखते होंगे कि गीला कचरा और सूखा कचरा, इन दोनों को अलग अलग रखा जाता था। लेकिन अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का ये नियम जब स्थान ले लेगा तो अपशिष्ट पृथक्करण प्रणाली में अब 2 नहीं, आपको 4 डिब्बों की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि इसकी 4 श्रेणियां बना दी गई हैं, जिसमें कि वेट वेस्ट यानी कि जो गीला कचरा होता है, ड्राई वेस्ट यानी कि जो सूखा कचरा होता है, इसके अलावा सैनिटरी वेस्ट जिसमें कि सैनिटरी जो वेस्ट होंगे वो रखे जाएंगे, और साथ साथ स्पेशल केयर वेस्ट यानी कि चौथी श्रेणी इसकी ये होगी। इस तरह से 4 श्रेणियां अब इसकी होंगी और हर घर या संस्थान के लिए अब 4 डिब्बे रखना अनिवार्य होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये व्यवस्था क्यों की गई है और ये जो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, वस्तुतः ये क्या श्रेणियां हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसके लिए क्या संपूर्ण रूप से एक निगरानी की व्यवस्था रखी गई है। तो दरअसल ये जो भी व्यवस्था की गई है वो हमारे लिए ही की जा रही है, क्योंकि इसके तहत जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है उसको बढ़ावा देना और साथ साथ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कि हम ईपीआर कहते हैं, उस फार्मूले पर यहां पर काम किया गया है। तो सबसे पहले समझेंगे खबर के आलोक में ये जो 4 तरह के कचरे का डिवीजन किया गया है वो क्या है। तो देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो 2026 का है, बेसिकली ये किसका स्थान लेगा, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का ये स्थान ले लेगा। अब इसमें ही ये व्यवस्था बनाई गई है, जो 4 श्रेणियां हैं, आपको एक एक करके हम समझाते हैं। दरअसल अप्रैल 2026 से जो व्यवस्था लागू हो रही है, 1 अप्रैल 2026 से, उसमें जो पहली श्रेणी है उसमें गीला कचरा आएगा, जो पहले भी था। इसमें अमूमन क्या होता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं, जब वो वेस्ट ना हो तो इन पदार्थों को अब इस श्रेणी में रखा जाएगा कि गीले कचरे के अंतर्गत हम उसमें रखेंगे। इसमें क्या होगा, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इसको प्राकृतिक रूप से इसका विघटन किया जा सकता है। और दूसरी हमारी श्रेणी होती है जो सूखे कचरे की होती है, जिसमें कि प्लास्टिक हो गए, कागज हो गए, धातु और कांच हो गए, ये सब रखे जाएंगे। ये श्रेणी क्या होगी, तो इसको रिसाइकल किया जा सकेगा, यानी कि रिसाइकलिंग के माध्यम से दोबारा इस्तेमाल में करने लायक इनको बनाया जा सकेगा। तीसरी श्रेणी वो है जो सैनिटरी जो वेस्ट है, उसमें क्या होगा, तो सैनिटरी वेस्ट में जैसे डायपर हो गया, सैनिटरी पैड हो गए, जो मेडिकल मास्क यूज होते हैं ये हो गए, इनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। इस श्रेणी में रखने की वजह क्या है, वजह यह है कि इनसे फैलने वाले संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। चौथी श्रेणी और भी विशेष श्रेणी है, क्योंकि इसका नाम ही है, क्या नाम है इसका, नाम है स्पेशल केयर वेस्ट। स्पेशल केयर में क्या होता है, जिसको बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, विशेष तौर पर जो हजार्ड वेस्ट के रूप में जिनको जाना जाता है, यानी कि खतरनाक जो वेस्ट होंगे, जो कि आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे पेंट होता है, पेंट जो वेस्ट हो जाता है तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो कि पर्यावरण में अगर वो जाते हैं तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक इसी तरह से बल्ब के अंदर कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं, मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। इसी तरह से थर्मामीटर हो गया, बहुत सारी दवाइयां हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें अब इन 4 कैटेगरी में इसका डिवाइड इसको किया जाएगा। इसमें गीला कचरा हो गया जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो कि प्राकृतिक रूप से विघटित किया जा सकता है। सूखा कचरा होगा जो कि रिसाइकल किया जा सकता है। इसके अलावा सैनिटरी, जिसमें कि सैनिटरी पैड, मास्क, जो संक्रमित होने वाली चीजें हैं उनको अलग किया जाएगा। और चौथा, जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, यानी कि स्पेशल केयर वेस्ट, उसको अलग किया जाएगा। अब ये सब कुछ किया जा रहा है किस फार्मूले के तहत काम करते हुए, तो सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है, जिसमें कि हम किसी भी चीज को रीयूज करते हैं, रिपेयर करते हैं और रिसाइकल करते हैं। इस फार्मूले पर काम होगा, यानी कि ऐसी चीजों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। इसी तरह से जो ईपीआर है, यानी कि ईपीआर के तहत क्या होगा, अब ईपीआर के तहत जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, यानी कि जो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम ही है, यानी कि बनाने वाली कंपनी ही जिम्मेदार होगी उस प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के लिए भी। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी अगर कोई कंपनी बना रही है तो उस प्लास्टिक की कुर्सी की पूरी लाइफ साइकिल के लिए वो कंपनी जिम्मेदार होगी, जो कंपनी उसको बना रही है। तो इस चीज को आगे के लिए जिम्मेदार ठहराई गई है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी यहां पर तय कर दी गई है। अब आइए जानते हैं कि इस पूरी चीजों में, इसी खबर के आलोक में जो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत क्या क्या मुख्य तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, पहली व्यवस्था यह है कि जो 4 स्तरीय पृथक्करण है, यानी कि 4 स्तर पर पृथक किया जाएगा कचरे को, जिसमें चाहे कोई भी घर हो या संस्थान हो, वहां पर इस चीज को अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम चीजों को रिसाइकिल करने के लिए बढ़ावा दे सके, रिसाइकलिंग की जा सके
और जो लैंडफिल होता है यानी कि कचरे का ढेर जो बनते हुए बड़े बड़े पहाड़ आप महानगरों के बाहर देखते हैं, उस चीज को कम किया जा सके। दूसरा इसमें व्यवस्था ये की गई है, इसमें BWG यानी कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर है उसको परिभाषित किया गया है। यानी कि कुछ ऐसी जगह है जहां से जो कचरा है वो बल्क में निकलता है, उसको कैसे परिभाषित किया गया है? तो बल्क वेस्ट जनरेटर जो जो भी जगहें होंगी उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर के इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा ये हो गया कि वहां पर जो जल की खपत है वो 40,000 लीटर या उससे ज्यादा हो रही है, या अगर ठोस कचरे का जो वहां से निकलना हो रहा है वो 100 किलोग्राम या उससे ज्यादा हो रहा है, तो उसको किसके अंतर्गत माना जा रहा है? बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में माना जा रहा है। अब इसमें ऐसे क्षेत्रों को क्या करना होगा? अब ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष नियम बना दिया गया है कि आपके यहां से जो भी यानी कि BWG यानी कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर है, यहां से जो भी गीला कचरा निकलेगा उस गीले कचरे के लिए आप क्या करेंगे? इन सीटू प्रोसेसिंग करेंगे। यानी कि अपने यहां ही अगर आप बल्क में आपके यहां से निकल रहा है तो इन सीटू प्रोसेसिंग यानी कि अपने यहां ही आप अपने परिसर के अंदर ही ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उसकी प्रोसेसिंग की जा सके गीले कचरे के लिए। और अगर ऐसा आपके यहां करना संभव नहीं है तो उसके लिए आपको EBWGR यानी कि एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहते हैं, उसके लिए एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं कर पाने की स्थिति में आपको वो प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर आपको क्लियरेंस आगे के लिए दिया जाएगा। तो दूसरी व्यवस्था ये है बल्क वेस्ट जनरेटर। तीसरा है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, यानी कि उसको यहां पर मटेरियल जो भी है उसको आप रिकवर भी कर रहे हैं। अब इसमें जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है यानी कि MRF है। MRF क्या है? तो MRF बेसिकली इसको औपचारिक मान्यता इसके अंतर्गत दी गई है इस रेगुलेशन में कि कहीं भी किसी भी जो लोकल बॉडी है उसके साथ मिलकर ये MRF काम करेगा। ये क्या क्या काम करेगा MRF? तो MRF बेसिकली जो हाई कचरे को हटाने के लिए उसका जितना प्रबंधन है, चाहे वो उसके संग्रह से लेकर उसके कचरे को अलग करने से लेकर और उसके पृथक्करण और परिवहन तक जो भी जिम्मेदारी है वो लोकल बॉडी के साथ मिलकर काम करने के लिए किसको ऑथराइज किया गया है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF को इसके लिए औपचारिक मान्यता दे दी गई। तो दूसरी व्यवस्था इसमें क्या बनाई गई है? MRF की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि स्थानीय शासन जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर काम करेगी। तीसरी, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसमें जो डिजिटल व्यवस्था करने के लिए प्रोविजन किया गया है, यानी कि किसी भी कचरे का प्रबंधन है उसको डिजिटल तरीके से हम उसको समन्वित तरीके से उसको देख रेख कर सकें, निगरानी कर सकें। यानी कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन एक पोर्टल होगा, उस सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कचरा जहां से निकल रहा है, यानी कि कचरे का प्रोडक्शन जहां से हो रहा है, जिस स्रोत से हो रहा है, उसका संग्रह जहां से हो रहा है, फिर उसका परिवहन जहां तक हो रहा है, इसके बाद उसका निस्तारण जहां पर उसका निपटान किया जा रहा है, वो सारी चीजों को हम डिजिटलाइज तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से उस पर निगरानी रख सकेंगे। इससे क्या होगा कि जो पुरानी जो डंप साइट्स है उसकी बायो माइनिंग करने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत रखी गई, उसको भी देखा जाएगा कि बायो माइनिंग कितना हुआ, कहां तक हुआ। जो भी उपयोगी सामग्री, बायो माइनिंग क्या है? तो कोई भी जहां पर कचरा होता है वहां पर में से उपयोगी सामग्री को क्या करते हैं? निकालते हैं, जैविक विधि से उसका निराकरण किया जाता है। फिर जो पुरानी बायो रेमेडिएशन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो छोटे ऐसे जीव होते हैं, उनकी सहायता से जो प्रदूषित स्थल होता है उसकी सफाई की जाती है। यानी कि जो माइक्रोबैक्टीरिया ऐसे तमाम होते हैं जिसकी मदद ली जाती है, जिससे कि उन जगहों की जो प्रदूषित जगह है उसकी सफाई की जाती है। तो ये सारी व्यवस्था इसमें की गई है। तो इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि 4 स्तर हमको दिखाई दे रहे हैं कचरे के। सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर जहां पर उसको अलग किया जाएगा, बल्क वेस्ट जनरेटर, जहां पर ज्यादा कचरा जनरेट हो रहा है उसको या तो वहीं पर निपटान करना होगा इन सीटू, और या तो उसके लिए उसको प्रमाण पत्र लेना होगा EBWGR, जिसको कि हम कहते हैं कि एक्सटेंडेड BWGR रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF की व्यवस्था की गई है, यानी कि इसको एक औपचारिक मान्यता दी गई है, लोकल बॉडी के साथ मिलकर काम करेगा। और चौथा है आपका डिजिटल निगरानी। तो ये व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। हालांकि इसके लिए चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां ये हैं कि जो आधारभूत ढांचा है हमारे पास उसकी कमी है, और सबसे बड़ी कमी है अवेयरनेस की, यानी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इन चारों श्रेणियों के बारे में। लोग जब तक जानेंगे नहीं, उसके दुष्प्रभाव को नहीं जानेंगे, जब तक लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी, ये चीज संभव नहीं हो पाएगा, चाहे जितना हम नियम बना दें। तो सबसे बड़ी चुनौती आधारभूत ढांचे की है, और उससे भी बड़ी चुनौती है लोगों को अवेयर करने की। इसका उद्देश्य क्या है? तो एक नजर उद्देश्य पर भी डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि नागरिकों के अंदर एक व्यवहारिक परिवर्तन आए, और जो पुनर्चक्रण है
यानी कि पुनर्चक्रण को हम बढ़ावा दे सके, रिसाइकलिंग को बढ़ावा दे सके, कि जिससे कि जो लैंडफिल कचरा है, जो कचरे के पहाड़ बनते हैं, उसको हम कम कर सकें, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। मानव ही क्यों, सभी जीवों के स्वास्थ्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। और साथ साथ डिजिटल निगरानी की तरफ हम बढ़े, क्योंकि मैन्युअली इतनी बड़ी चीजों को हैंडल करने में अकाउंटेबिलिटी की कमी रहती है। यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करने के लिए अगर डिजिटली इसकी निगरानी की जाएगी, हर चीज का अपडेट समय समय पर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि इससे गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिले। तो ये प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिससे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं अपने घर से। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खासियत यह है कि ये कोर्स आपको 24,999 के अंतर्गत ही मिलता है। इसके अलावा इसमें अगर AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलता है। इस कोर्स की क्या खासियत है? तो खासियत सबसे पहले इसकी कीमत, उसके बाद इसके गुण। गुण यह है कि इस कोर्स के माध्यम से 14 महीने में प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का जीएस का सिलेबस कवर किया जाता है। 18 महीने में आपको इसकी 18 महीने तक वैलिडिटी है और साथ साथ 18 क्लास टेस्ट भी आपको मिलते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको अपनी तैयारी को समय समय पर जांचने परखने का भी मौका मिलता है। साथ साथ आपको 2 साल के करंट अफेयर्स के क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। अब इसके लिए अगर बैच की चिंता आपको है तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बैच हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो आपकी सहजता जिसमें हो उस बैच से आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ अमिताभ कूपन कोड आप जब इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर अप्लाई करिए। साथ साथ आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में भी। इसके अलावा भी अगर कोई दुविधा मन में हो तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाएगा? विकल्प ए जो प्रतिदिन 10 किलोग्राम कचरा उत्पन्न करे, विकल्प बी जो प्रतिदिन 50 किलोग्राम कचरा उत्पन्न करे, विकल्प सी जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम या अधिक कचरा उत्पन्न करे, या विकल्प डी जो केवल सूखा कचरा उत्पन्न करे। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।